आज के विश्लेषण की शुरुआत एक बड़ी खबर से करना चाहते हैं और वो ये है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजरायल के टेल अवीव शहर पहुंचे और उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक लंबी बैठक की और इजरायल को अमेरिका की तरफ से सैन्य मदद देने का पूरा भरोसा दिया है। इसके अलावा ब्लिंकन आज जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिले तो उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका अब इजरायल आ गया है और अब वो यहां से कहीं नहीं जाने वाला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने इजरायल और हमास के बीच इस युद्ध में दखल दिया और हमास की मदद करने की कोशिश की तो उसे इजरायल से पहले अमेरिका का सामना करना होगा और अमेरिका इस युद्ध में किसी भी देश के दखल को अब सीधे तौर पर अपने खिलाफ युद्ध की घोषणा मानेगा। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को यह चेतावनी तब दी है जब ईरान हमास के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए रशिया, चीन, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से संपर्क कर रहा है और ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि वो हमास के उन आतंकवादियों के हाथ चूमना चाहते हैं जिन्होंने इजरायल पर इस हमले को अंजाम दिया था। लेकिन अब अमेरिका ने ईरान से साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इस युद्ध से दूर रहे और यह चेतावनी इस युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। और क्यों, वो अब आप समझिए। अगर ईरान इस युद्ध से पीछे हटता है और अब हमास का समर्थन नहीं करता है तो लेबनान में उसके रिमोट कंट्रोल से चलने वाले आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को भी इस युद्ध में हमास की मदद से पीछे हटना होगा और ऐसा होने पर इस युद्ध में इजरायल के खिलाफ सिर्फ एक ही फ्रंट बचेगा और वो फ्रंट होगा गाजा पट्टी में हमास के ठिकाने। यानी अभी जो स्थितियां बन रही हैं उनसे ऐसा लगता है कि अब गाजा किसी भी कीमत पर बचेगा नहीं और इस बार इजरायल के पड़ोसी देश भी गाजा के मुसलमानों की मदद नहीं कर पाएंगे। इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने कहा है कि हमास का इस बार वो हश्र होगा जिसे इतिहास भी कभी भुला नहीं पाएगा। अब आप यहां इस नक्शे के जरिए ये समझिए कि गाजा पट्टी में रहने वाले लोग कैसे इस इलाके में अब फंस गए हैं और इन लोगों की मौत अब ऐसा लगता है कि निश्चित है। गाजा पट्टी का जो पूरा इलाका है वो सिर्फ 365 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। यह है गाजा पट्टी जो हरे रंग से आपको दिखाई दे रही है और ये 365 वर्ग किलोमीटर की आबादी है, इलाका है और इसकी आबादी है 20 लाख और ये दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला इलाका है जहां इतनी सी जगह में 20 लाख लोग रहते हैं। अब अगर ये 20 लाख लोग गाजा पट्टी को छोड़कर वहां से सुरक्षित बाहर निकलना चाहते हैं तो इसके लिए उनके पास 3 ही रास्ते हैं और 3 रास्ते भी क्या है ये देखिए कि वो कैसे 3 तरफ से फंस गए हैं। एक तरफ इजराइल की सीमा है जहां पर इजराइल के जो सैनिक हैं वो उनके खून के प्यासे हैं तो वो इजराइल की तरफ तो जा ही नहीं सकते। दूसरा रास्ता भूमध्य सागर की तरफ है, ये जो समुद्र आप देख रहे हैं तो एक तरफ इजराइल के सैनिक खड़े हैं, दूसरी तरफ समुद्र है और तीसरा रास्ता इजिप्ट की तरफ जाता है। ये देखिए यहां से वो बच सकते थे और क्योंकि इजराइल गाजा पट्टी के खून का प्यासा है वहां के लोगों को, इसलिए वहां के लोग चाहकर भी अब इजराइल की तरफ से बाहर निकल नहीं सकते। यानी अब इस गाजा पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं ये फंस गए हैं। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ इजराइल है, तीसरी तरफ इजिप्ट है और इजिप्ट ने कह दिया है, इजिप्ट ने यहां अपने रास्ते बंद कर दिए हैं और कहा है कि हम आपको मदद तो दे सकते हैं, खाना पीना ले लो, दवाइयां ले लो, पैसे ले लो, लेकिन हम अब अपनी सीमाएं आपको शरण देने के लिए नहीं खोलेंगे। तो देखिए भूमध्य सागर यहां पर है, इस सागर में भी इजराइल की नौसेना ही तैनात है और इसलिए गाजा पट्टी के मुसलमान यहां से भी अब बाहर नहीं निकल सकते। आखिरी रास्ता बचता था इजिप्ट का, लेकिन अब इजिप्ट ने भी गाजा के लोगों से कह दिया है कि उन्हें वो मदद तो दे सकता है लेकिन शरण नहीं दे सकता। तो यहां ये कैसे फंसे हैं अब आप देखिए। अब इस समय गाजा की जो स्थिति है वो ये है कि गाजा में ना बिजली है, ना पानी है, ना खाना है, खाना बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों की स्थिति यह है कि अब वो अपना मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं कर सकते, इतनी बिजली भी नहीं है। अस्पतालों में जो लोग इलाज करा रहे हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं बची, उनका इलाज नहीं हो सकता, उनके पास दवाइयां नहीं है। तो अब आप समझ लीजिए कि 20 लाख लोग अब इस गाजा पट्टी में फंस गए हैं
और गाजा पट्टी के 20 लाख मुसलमान इस छोटे से इलाके में हैं और अब ऐसा लग रहा है कि इन लोगों की मौत निश्चित ही होगी। इनके लिए एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ इजराइल है, तीसरी तरफ एक ऐसा देश है जो शरण देने से इनकार कर रहा है और इसी वजह से इजराइल अब इस युद्ध को एक नए चरण में ले गया है जहां वो हर मिनट गाजा के किसी न किसी इलाके में लगातार मिसाइल दाग रहा है और अब तक वो गाजा के 3600 ठिकानों पर 6000 बम दाग चुका है। देखिए, यह आपके लिए समझना जरूरी है। अब तक गाजा में इजराइल ने 6000 बम दागे हैं हमास के 3600 ठिकानों पर और इनमें 4000 टन बारूद का इस्तेमाल हुआ है। जो 6000 बम उसने डाले हैं, इनका जो वजन आप लगाएंगे बारूद जो इनमें इस्तेमाल हुई है वो है 4000 टन। सोचिए, आज जब आप गाजा पट्टी पर इजराइल के इन हवाई हमलों की तस्वीरें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह युद्ध यूक्रेन और रशिया के युद्ध से कितना अलग है और कितना भयानक है। और गाजा पट्टी में भी स्थिति यह है कि वहां ना तो बिजली बची है, ना पानी है, ना ईंधन है, ना खाना है और वहां आपको जो दिखाई देगा वो सिर्फ मौत, मलबा और खून। هي بتدور على عمها مش عارفين انها وين. और अभी अभी जो हमारे पास नई ब्रेकिंग न्यूज आई है वो ये है कि हमास ने एक वीडियो जारी करके धमकी दी है कि शुक्रवार को वो बदला लेगा और उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों से, इस्लाम को मानने वाले दुनिया भर के तमाम लोगों से ये अपील की है कि वो इस शुक्रवार को अपनी एकता पूरी दुनिया को दिखाए। अब आप ये देखिए कि भारत के नेता और भारत के लोग यानी आप लोग इजराइल से क्या सीख सकते हैं। आज हमास के खिलाफ इस युद्ध को जीतने के लिए इजराइल में सत्तारूढ़ और विपक्ष के सभी नेता एक साथ आ गए हैं, यानी सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता एक साथ आ गए और इन नेताओं ने मिलकर अब एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई है जो किसी पार्टी की नहीं है, किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि पूरे देश की एक संयुक्त सरकार होगी। और ये सारे नेता अपनी अपनी पार्टियों को भूलकर, अपने अपनी विचारधारा को भूलकर, अपने अपने निजी हितों को भूलकर अब इस युद्ध में सिर्फ अपने देश के लिए संयुक्त रूप से सारे फैसले एक साथ मिलकर लेंगे। इस सरकार की एक वॉर कैबिनेट होगी जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा इजराइल की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसके नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री बेनी गैंट्स और इजराइल के मौजूदा रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे और इसी वॉर कैबिनेट में एक सीट इजराइल के विपक्षी नेता यायर लैपिड के लिए भी रिजर्व रहेगी। सोचिए, भारत में क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि भारत में युद्ध नहीं होते, भारत ने भी कई युद्ध लड़े हैं, भारत पर भी कई हमले हुए हैं, लेकिन इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश किया है, एक नई मिसाल पेश की है। और इजराइल में सारे नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, सब लोग एक साथ मिल गए और उन्होंने सबने मिलकर एक संयुक्त सरकार इस समय बनाई है। कड़वा सच है कि हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां सरकार के खिलाफ राजनीति करने का सबसे बड़ा मौका बनती हैं, लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा हमारे देश में भी ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आई हैं, लेकिन हमारे देश में क्या होता है? हमारे देश में विपक्ष
सबसे पहले तो अपनी सेना पर ही सवाल दागता है, अपनी सेना से सबूत मांगता है, सेना से सवाल किए जाते हैं, उसके बाद सरकार से सवाल किए जाते हैं। और अक्सर आपने ये देखा होगा, अपनी सरकार को नीचा दिखाने के लिए हम अपने दुश्मन की तारीफ करने लगते हैं। हमारे देश में आपने देखा होगा, अगर चीन सीमा पर हम पर सीमा के क्षेत्रों में अगर घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो हमारे ही अपने देश में लोग ऐसे हैं जो चीन की तारीफ करने लगते हैं, चीन की तरफदारी करते हैं। जब पाकिस्तान हम पर हमले करता है, आतंकवादी यहां पर भेजता है, तो हमारे ही देश के कितने सारे लोग पाकिस्तान की तरफदारी करने लगते हैं और अपनी सेना से सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आज आप देखेंगे, इजराइल की पूरी जनता, 1 करोड़ की वहां की आबादी है, सारे 1 करोड़ लोग आज एकजुट हैं और वहां के नेता, विपक्ष के नेता, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, तमाम नेता भी आज एकजुट हैं। और यह स्थिति भी तब है जब वहां के नेताओं के बीच भी काफी मतभेद है। आपने देखा होगा, इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी और नेशनल यूनिटी पार्टी के बीच उसी तरह के मतभेद हैं जैसे हमारे देश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मतभेद है। लेकिन इजराइल में तो यह संभव है कि वहां देश की 2 सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी भी एकजुट हो सकती है। लेकिन क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश में कभी ऐसी कोई स्थिति आए जब कांग्रेस और बीजेपी एक साथ किसी मुद्दे पर सहमत हो जाएं और एक साथ मिलकर कहीं सरकार बना लें? हमारे देश में शायद यह संभव नहीं है। और थोड़ी देर पहले जो मैं आपको बता रहा था कि हमास ने अब एक नई धमकी दी है और कहा है कि शुक्रवार को हमास बदला लेगा और एक नया वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी करके हमास ने धमकी दी है कि शुक्रवार को हमला करके वो इजराइल से बदला जरूर लेगा। अब उनका वीडियो आप देख लीजिए। और ऐसा पहली बार नहीं है कि हमास इस तरह की धमकी दे रहा हो। अभी तो हमास ने यह कहा है कि हमास जो कहता है वो ये कि हाल ही में इजराइल ने जो बमबारी की है गाजा पट्टी पर और जो महिलाओं और बच्चों की उसमें जाने गई हैं उन हमलों में, अब वो इनका बदला जरूर लेगा। लेकिन मैं आपको एक और हमास के जो सीनियर कमांडर हैं, सीनियर कमांडर महमूद अल जहर्स, उनका एक वीडियो जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था 2022 में, उसमें वो क्या कहते थे वो आपको बताता हूं। उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में कहा, देयर विल बी नो मोर ज्यूज और क्रिश्चियन ट्रेटर्स, यानी हम ना तो इस दुनिया में किसी जू को, यहूदी को छोड़ेंगे और ना ही किसी ईसाई को। और इजराइल इज ओनली द फर्स्ट टारगेट, इजराइल अकेला निशाना नहीं है, सिर्फ पहला निशाना है। द एंटायर प्लैनेट विल बी अंडर आवर लॉ, पूरी जो धरती है वो हमारे कानून के हिसाब से चलेगी और उस धरती पर हम ना तो किसी यहूदी को छोड़ेंगे और ना ही किसी क्रिश्चियन को हम छोड़ेंगे। ऐसा उन्होंने दिसंबर 2022 में अपने एक इंटरव्यू में कहा था। और वो इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा था वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। अपने देश के प्रति ऐसा प्रेम और ऐसा राष्ट्रवाद शायद ही आपको इजराइल के अलावा कहीं और देखने को मिलेगा। और यहां बात सिर्फ इजराइल के नेताओं की नहीं है, इजराइल के लोग भी अपनी मातृभूमि से कितना प्यार करते हैं कि वो दुनिया के अलग अलग कोनों से हमास के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अपने देश इजराइल वापस लौटने के लिए बेताब है। बहुत सारे इजराइल के लोग इस समय भारत में हैं, भारत के गोवा में, दिल्ली में और दूसरे शहरों में, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे इजराइल के नागरिक छुट्टी मनाने के लिए यहां पर आए हुए हैं। लेकिन अब ये सब जितने भी नागरिक हैं अब इस युद्ध में लड़ने के लिए वापस इजराइल लौटने की तैयारी कर रहे हैं। और देशभक्ति का ये वो जज्बा है जिससे हमारे देश के लोग आज बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनमें से किसी एक ने कोई बहाना नहीं बनाया, इनमें से कोई अंडरग्राउंड नहीं हुआ, कोई मिसिंग नहीं हुआ, किसी ने अपनी मजबूरियां नहीं बताई, किसी ने यह नहीं कहा कि मैं नहीं जा सकता, मैं पहुंच नहीं सकता। हर नागरिक इजराइल का वापस जाने के लिए बेताब है। They don't have the differences, human, man, baby, woman. They just want to kill the Jews. It's the end of the story. It's our time to finish it, and of course we support all Israeli brothers and sisters in Israel. अब आप ये देखिए कि हमारे देश में और इजराइल में क्या अंतर है। कल जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हैदराबाद एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई तो इस दौरान हमारे ही देश के कुछ लोग वी लव पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे। आप भी सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। तो आज सोशल मीडिया पर ये जो हमने आपको एक वीडियो दिखाया, ये काफी लोग
इसे देख रहे हैं जिसमें एक हमारे ही देश का नागरिक है और वो स्पोर्ट्स लवर ज़रूर होगा, क्रिकेट को प्यार करता होगा, लेकिन साथ ही पाकिस्तान की टीम को भी प्यार करता है। वो वीडियो बना रहा है, कह रहा है कि वो पाकिस्तान को प्यार करता है और पाकिस्तान की क्रिकेट का फैन है। हैदराबाद में खेले गए वर्ल्ड कप के एक मैच में पाकिस्तान को हैदराबाद के लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसके लिए हैदराबाद के लोगों का धन्यवाद किया है। हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है, हमारी जो मेहमान नवाजी है, उसके लिए पाकिस्तान भी, जो कि हमारा दुश्मन देश माना जाता है, वो भी हमारा शुक्रिया कह रहा है। और पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने भी कहा है कि उन्हें हैदराबाद में खेलते हुए ऐसा लगा जैसे वो भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में खेल रहे हो। और ये वही मोहम्मद रिजवान है जिन्होंने वर्ल्ड कप के एक मैच में पाकिस्तान की जीत को गाजा के मुसलमानों को समर्पित किया था। आपको याद होगा अभी पिछले मैच में जब श्रीलंका से पाकिस्तान जीता और इन्होंने सेंचुरी बनाई तो इन्होंने अपनी जो पारी थी उसे गाजा में अपने भाई बहनों को समर्पित किया था और ये ट्वीट किया था जो मैं आपको आज फिर से बड़े पर्दे पर दिखाता हूं, जिसमें वो साफ साफ लिख रहे हैं। देखिए वो क्या लिखते हैं, दिस वॉज फॉर अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गाजा। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या अब आपको हम दिखाते हैं कि रिजवान ने क्या कहा। पहले आप ये सुन लीजिए कि रिजवान ने क्या कहा है, फिर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। बात सही है कि हैदराबाद के लोगों ने असल में पाकिस्तान को भी सपोर्ट किया है, श्रीलंका को भी सपोर्ट किया है और ये जो बात कह रहे हैं कि हमारे देश के लोग असल में क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, वो सब खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, हर देश की टीम का सम्मान करते हैं, सबका मनोबल बढ़ाते हैं, सबके लिए तालियां बजाते हैं। यही तो भारत है और इसीलिए भारत धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान की टीम क्या करती है? पाकिस्तान की टीम इसके बदले में हमारे देश के लोगों के साथ और हमारे साथ कैसा बर्ताव करती है? पाकिस्तान की टीम ने और मोहम्मद रिजवान ने कैसे श्रीलंका के मैच को भी गाजा के लिए इस्तेमाल कर लिया, ये आप सब देख चुके हैं। हैदराबाद के बाद कल जब पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद पहुंची तो वहां कैसे, और ये तब है जब पाकिस्तान हमारे देश में लगातार कोई ना कोई आतंकवादी हमले करवाता ही रहता है। उन आतंकवादी हमलों में हमारी भारतीय सेना के जो वीर जवान हैं वो शहीद होते हैं, कितने सारे परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। 14 अक्टूबर यानी इसी शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अब भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मैच होना है और सबकी नजरें अब इस मैच पर लगी है। लेकिन एक बार आज जरा कल्पना करके देखिए कि अगर इस मैच में भारत की टीम पाकिस्तान से हार गई तो क्या होगा? इस मैच में अगर पाकिस्तान जीत गया तो क्या होगा? देखिए, अगर भारत जीता तो हम क्या कहेंगे और भारत के खिलाड़ी क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये गेम था, उस गेम में भारत की टीम अच्छा खेली, हम जीत गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हमारे जो फैंस होंगे वो खुश होंगे, तालियां बजाएंगे कि हमारी टीम जीत गई, जैसा किसी भी देश में होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान जीत गया तो क्या पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा? पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। हो सकता है अपनी जीत के बाद पाकिस्तान की टीम इस जीत को गाजा के मुसलमानों की जीत बता दे। यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान इस जीत को कश्मीर की जीत बताकर उसका प्रचार करे। यह भी हो सकता है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो 2 आतंकवादी मारे गए हैं जिन्होंने हमारे यहां पठानकोट का हमले की साजिश रची थी, हो सकता है वो उन्हें समर्पित कर दे। और यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान इसे दुनिया के सभी मुसलमानों और इस्लाम की जीत बताना शुरू कर दे। इसलिए आप सबको इस मैच के नतीजों के लिए आज से ही खुद को तैयार कर लेना होगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर इस मैच में जीता तो वो इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश जरूर कर सकता है और ये देखने वाली बात होगी कि ऐसा होता है या नहीं। वैसे तो भारत की टीम इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान को यह मौका मिलेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए उस दिन अगर भारत की टीम का दिन ही खराब हुआ और पाकिस्तान अगर जीत गया तो फिर आप तैयार रहिएगा कि पाकिस्तान इस जीत का मतलब कुछ और ही निकालेगा। आज हम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी यही कहना चाहते हैं कि उन्हें भी असल में 14 अक्टूबर का यह मैच जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने कल जो ट्वीट किया था, कल जो कहा था, उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान की टीम भारत में वर्ल्ड कप नहीं बल्कि गाजा के मुसलमानों को जिताने के लिए आई है, जबकि हमें लगता है कि पाकिस्तान की टीम को इस खेल में
धर्म को नहीं लाना चाहिए था, राजनीति को नहीं लाना चाहिए था। ये खेल है, इसमें खेल की बातें करनी चाहिए थी। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। और आप खुद सोचिए, हमारे देश के लोग पाकिस्तान की टीम का कितने खुले दिल से स्वागत करते हैं, उनकी शानदार खातिरदारी करते हैं। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के खिलाड़ी खेल में धर्म को बीच में ले आते हैं, उससे 14 अक्टूबर के इस मैच को लेकर यह आशंकाएं बढ़ गई हैं। और इसका एक कारण यह भी है कि पाकिस्तान इससे पहले भी कई बार क्रिकेट के खेल में धर्म को ला चुका है। यह तस्वीरें आपको जरूर याद होंगी, जब वर्ष 2021 में इसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में मोहम्मद रिजवान ने भारत के खिलाफ एक मैच में मैदान पर नमाज पढ़ी थी और बाद में यह मैच पाकिस्तान की टीम जीत भी गई थी। उस समय मैदान पर नमाज पढ़ने की इन तस्वीरों को न सिर्फ पाकिस्तान में बहुत पसंद किया गया, बल्कि भारत में भी एक खास विचारधारा के लोगों ने इन तस्वीरों की बड़ी तारीफ की थी। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वकार यूनुस ने तब एक टीवी चैनल पर बैठकर यह कहा था कि इस मैच में मिली जीत से ज्यादा खुशी उन्हें तब हुई जब मोहम्मद रिजवान ने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी। हालांकि बाद में इस बयान के लिए वकार यूनुस ने माफी भी मांगी थी। हमारे देश में क्रिकेट को लोग एक धर्म की तरह मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट को एक विशेष धर्म से जोड़कर देखा जाता है। और जब जब पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ कोई मैच खेलती है तो यह मैच खेल भावना और धार्मिक भावना का बन जाता है। खेल भावना का कम और धार्मिक भावना इसमें ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें भारत की टीम तो खेल भावना से ही मैच खेलती है, लेकिन ऐसे आरोप लगते हैं कि पाकिस्तान की टीम खेल के साथ धर्म की भावना से भी यह मैच खेलती है और वो अक्सर खेल के मैदान को असल में युद्ध का मैदान बना देती है। उदाहरण के लिए वर्ष 1982 में, देखिए ये तो आज की बात नहीं है, 1982 की बात आपको बताता हूं, जब भारत और पाकिस्तान के बीच 6 मैचों की एक टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी और इसी सीरीज को पाकिस्तान ने तब 3-0 से जीत लिया था, 3-0 से तब जीत लिया था। और इमरान खान तब अपने चरम पर थे। इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए तब 40 विकेट लिए थे। तब उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का विवाद भी क्रिकेट के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। यानी पाकिस्तान की यह पुरानी आदत है कि वो खेल में धर्म को जरूर लाता है, खेल में राजनीति को लाता है, खेल में कश्मीर को लाता है, खेल में गाजा को लाता है, खेल में इस्लाम को लाता है। जबकि हम ये कहना चाहते हैं, पॉइंट सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान को बाकी टीमों की तरह, देखिए और भी तो टीमें खेलती हैं, श्रीलंका भी खेलती है, इंग्लैंड भी खेलती है, ऑस्ट्रेलिया भी खेलती है, और भी तमाम देश खेलते हैं, लेकिन वो कभी भी खेल की बाउंड्री से बाहर नहीं जाते, वो सिर्फ खेल की बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की ही टीम अकेली ऐसी है जो खेल के मैदान में रहते हुए खेल के मैदान के बाहर चली जाती है। और आज हम यही कहना चाहते हैं पाकिस्तान को कि उसे खेल को खेल ही रहने देना चाहिए। आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम देश भी फिलिस्तीन के मुसलमानों के प्रति अपनी हमदर्दी जता रहे हैं और उनके हितैषी बने हुए हैं, जबकि इतिहास कहता है कि ये लोग कभी एक दूसरे के सगे नहीं हुए। आज हम आपको जॉर्डन का एक किस्सा बताना चाहते हैं, जिसने एक मुसलमान देश होते हुए वर्ष 1970 में फिलिस्तीन के 25,000 मुसलमानों की हत्या करवा दी थी। वर्ष 1967 में जब इजराइल ने अरब देशों को हराकर पूरे गाजा पट्टी को अपने नियंत्रण में ले लिया था, तब उस समय जॉर्डन के किंग हुसैन ने फिलिस्तीन के लाखों मुसलमानों को अपने देश में शरण दी थी, मदद की थी उनकी। जॉर्डन के किंग को लगता था कि उनकी इस दरियादिली को फिलिस्तीन के लोग कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा उनका एहसान मानेंगे। लेकिन फिलिस्तीन के जिन मुसलमानों को जॉर्डन के किंग ने अपने देश में शरण दी, वही लोग आगे चलकर उनकी हत्या करके जॉर्डन की सत्ता पर काबिज होने का सपना देखने लगे, यानी उन्हीं किंग ऑफ जॉर्डन की हत्या का षड्यंत्र रचने लगे। फिलिस्तीन के मुसलमानों के एक समूह ने 2 बार जॉर्डन के किंग पर जानलेवा हमला किया और इसके बाद जॉर्डन के किंग को यह समझ में आया कि जिन लोगों को उन्होंने शरण दी वही लोग अब उनकी जान के प्यासे हैं, उनके खून के प्यासे हैं। इसके बाद वर्ष 1970 में जॉर्डन के किंग हुसैन ने फिलिस्तीन के 25,000 लोगों की हत्या करवा दी थी, लेकिन तब किसी मुस्लिम देश को फिलिस्तीन के इन मुसलमानों की परवाह नहीं हुई, कोई नहीं बोला। जो पाकिस्तान आज फिलिस्तीन जिंदाबाद की बात कर रहा है, उसने खुद फिलिस्तीन के इन मुसलमानों से उस समय मुंह फेर लिया था, लेकिन आज वही पाकिस्तान खुद को फिलिस्तीन का असली हमदर्द बता रहा है और गाजा जिंदाबाद कह रहा है। और इसका कारण सिर्फ यह है कि संघर्ष में
मुसलमानों का टकराव यहूदी धर्म के लोगों से है। और इसीलिए हम पहले दिन से आपको ये कह रहे हैं कि ये जो युद्ध है ये जमीन के लिए या पैसे के लिए नहीं है, ये असल में धर्म युद्ध है। और अगर यही टकराव मुसलमानों का मुसलमानों से होता तो शायद फिलिस्तीन की आज कोई बात भी न कर रहा होता, जैसा कि वर्ष 1970 में हुआ था, क्योंकि तब दोनों पक्ष ही इस्लाम को मानने वाले थे। इन दोहरे मापदंडों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान में इसी हफ्ते एक जबरदस्त भूकंप आया था जिसमें 2500 लोग मारे गए और ये लोग इस्लाम धर्म को ही मानने वाले थे। लेकिन इन मुसलमानों को पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने अपनी जीत समर्पित नहीं की। इन मुसलमानों के बारे में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने कोई बयान नहीं दिया, एक काली पट्टी भी नहीं बांधी। चीन में लाखों उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप्स में कैद करके रखा गया है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उन मुसलमानों की कभी कोई बात नहीं करता। ना तो पाकिस्तान बात करता है और ना ही कोई दूसरा देश। और खुद पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर इतने अत्याचार होते हैं, लेकिन इन मुसलमानों की भी कोई बात नहीं करता। लेकिन फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए इनकी सारी भावनाएं अचानक जाग जाती हैं। इसलिए आज आप खुद सोचिए कि ये भेदभाव असल में क्यों है और क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है। मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने आज गाजा पट्टी के पास इजराइल के उसी इलाके से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है जहां हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को 70 लोगों का सिर तन से जुदा कर दिया था, जिनमें 40 छोटे छोटे बच्चे थे। ये जो तस्वीरें आप इस समय देख, इजराइल की सेना है और इजराइल की सेना गाजा पट्टी की तरफ बढ़ रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर आप देख रहे हैं। ये इजराइल की सेना के टैंक आगे बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। हम आपको बिल्कुल फ्रंट लाइन्स पर से ये तस्वीरें लेकर आ रहे हैं जहां पर इजराइल की सेना के टैंक और इजराइल की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां एक सबक सिखाने के लिए हमास की तरफ से जो खतरा है इजराइल को, उसको पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देना। इन तस्वीरों को एक के बाद एक, वो जो सामने आप दीवार देख रहे हैं वो गाजा पट्टी की दीवार है और गाजा पट्टी की दीवार के बिल्कुल बगल में ये है इजराइल की सेना। बनाते हुए इजराइल की सेना के टैंक आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल ने कहा है कि वो जड़ से हमास को उखाड़ देगा। किस तरह से, अगर आप मेरे पीछे ये देखें तो एक के बाद एक ये जो गन पोजीशन है, एक तोप यहाँ, एक तोप यहाँ, ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ग्राउंड जीरो पर आज तक आपको ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह से यहाँ पर इजराइल की तोपें गरज रही है। एक के बाद एक इजराइल की तोपें यहाँ पर गरज रही है और गाजा पट्टी में हमास के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। आज सवेरे इजराइल की सेना ने साफ किया था कि उनका लक्ष्य एक है, चाहे आकाश से चाहे जमीन से दिखे एक और तोप गरजी, आकाश से या जमीन से ध्वस्त कर देंगे, पूरी तरह से जड़ से उखाड़ देंगे हमास के इस आतंक को, जिसने 1200 इजरायली बेगुनाहों की जान ली। 2000 से ज्यादा इजरायली बेगुनाह मारे गए। मेरे पीछे ये मेडिटेरेनियन सागर है और ठीक यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गजा का इलाका है। इसी दिशा से रॉकेट आते हैं और ठीक अश्कलोन सेद्रोत जैसे इलाकों में हमला करते हैं। दरअसल कब ये होगा ये कोई नहीं जानता। अचानक से सायरन बजेगा, 30 सेकंड का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ से आने वाले हर रॉकेट को इजराइल का आयरन डोम ठीक मेरे ऊपर यहाँ हवा में मार गिराने की कोशिश करता है। बावजूद उसके टुकड़े यहाँ जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक है मेडिटेरेनियन का ये इलाका, क्योंकि भारी भरकम रॉकेट के हमले का कवर लेकर के आतंकी अश्कलोन शहर में घुसने की कोशिश करते हैं और ऐसी ही एक कोशिश उसने बुधवार को की है। और अचानक से देखिए हम ट्रेन में जा रहे हैं, ऊपर से सायरन बजने लगा है, बहुत सारे लोग बंकरों में भाग रहे हैं। देखिए तमाम सारे लोग अंदर की तरफ और सायरन बज गया। हम देखिए ट्रेन में हैं, जा रहे हैं टेल अवीव की ओर, लेकिन बाहर जो है अचानक से सायरन बजा है बहुत तेजी से और ये खतरे की घंटी है और तमाम सारे लोग देखिए भाग रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। अचानक ट्रेन रोक दी है, देखिए सब लोग हैं भाग रहे हैं बहुत तेजी से और हम अशडोद के इलाके में हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता देता हूं कि कल का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमास ने अभी अभी एक धमकी दी है और हमास ने यह कहा है कि हम जो गाजा पट्टी पर इजराइल के सैनिकों ने, इजराइल की सेना ने जो हमला किया है, वहां पर उन्होंने महिलाओं और बच्चों की जो हत्याएं की हैं, हम उसका बदला कल जरूर लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि पूरी दुनिया इसे देखेगी। अब बड़ी बात यह है कि कल हमास के आतंकवादी
क्या करने वाले हैं, कैसे वो बदला लेंगे, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, अभी अभी ईरान के विदेश मंत्री का एक बयान आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इफ इजराइल डज नॉट स्टॉप इट्स अटैक्स ऑन सिविलियंस इन गाजा द रीजन विल फेस न्यू सिचुएशंस। अगर इजराइल ने अपने हमले गाजा पर नहीं रोके तो फिर ये पूरा की पूरा जो क्षेत्र है ये नई स्थितियों को देखेगा, और वो नई स्थिति कुछ भी हो सकती है। इसमें भी एक तरह की धमकी छिपी हुई है। अब देखिए, हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में जो क्रूरता की है, सब लोग ये तो बात कर रहे हैं कि इजराइल की सेना जो गाजा पट्टी पर बमबारी कर रही है उसकी बात तो सब जगह हो रही है, लेकिन इन आतंकवादियों ने जो क्रूरता की है आज उसकी कुछ और कहानियां दुनिया के सामने आई हैं। और थोड़ी देर पहले जब एंटनी ब्लिंकन वहां पर थे और बेंजामिन नेतन्याहू ने बच्चों पर किस तरह का अत्याचार हुआ वो सारी तस्वीरें ब्लिंकन को दिखाई है कि देखिए छोटे छोटे बच्चों पर कैसे अत्याचार किया है उन्होंने। आज मैंने सोशल मीडिया पर इजराइल में एक पिता का वीडियो देखा जो रो रहा था और इस बात से खुश था कि हमास के आतंकवादियों ने उसकी 8 साल की बच्ची को मार दिया। इस पिता को जब यह पता चला कि उसकी बच्ची को हमास के आतंकवादियों ने अगवा नहीं किया है बल्कि उसे मार डाला है, तो इस पिता ने सोचा कि यही इस बच्ची के लिए असल में सबसे अच्छा था। वो मरकर उन भयावह अत्याचारों से बच गई जो हमास के आतंकवादी उस पर आगे चलकर कर सकते थे। सोचिए, एक पिता जब उसे अपनी बच्ची की हत्या की जानकारी मिलती है, मृत्यु की जानकारी मिलती है, तो उसे दुखी होना चाहिए था, लेकिन वो रोते रोते ये बात बता रहा है कि मुझे बड़ा संतोष मिला जब मुझे ये पता चला कि मेरी बच्ची 8 साल की बच्ची को आतंकवादियों ने मार डाला है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर उसे उन्होंने नहीं मारा होता और उसे वो गाजा ले जाते तो उस 8 साल की बच्ची का क्या हाल करते, मैं सोचकर ही डर जाता हूं। इसलिए मैं इस बात से मुझे संतोष है कि मेरी बच्ची पहले ही मर गई और उसने ये सब नहीं देखा। इसी तरह इजराइल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के आतंकवादियों ने एक गर्भवती महिला का पेट काट दिया और फिर उस महिला के मोबाइल फोन से ही इस घटना का फेसबुक लाइव टेलीकास्ट किया और उस महिला के पेट में जो बच्चा था उस बच्चे को बाहर निकाल दिया और बाद में उस बच्चे की भी हत्या की, महिला की भी हत्या की और उस महिला के ही फोन से, उसके फेसबुक अकाउंट से इस सब का लाइव टेलीकास्ट किया। अब आप खुद सोचिए कि अगर यह धर्म युद्ध है, अगर यह धर्म के लिए हो रहा है, तो यह आतंकवादी किस तरह के लोग हैं। इजराइल की सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकवादी इजराइल में दाखिल हुए तब उन्होंने कई लोगों को जिंदा जला दिया और कई लोगों के सिर भी तन से जुदा कर दिए थे। उनकी तस्वीरें आज रिलीज की गई हैं, हम आपको सारी तस्वीरें दिखा नहीं सकते, लेकिन ऐसी भयावह तस्वीरें हैं कि आप शायद सोचकर भी कई दिनों तक सो नहीं पाएंगे। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के एक प्रवक्ता ने बताया कि 7 अक्टूबर को जब इजराइल की सेना अपने लोगों को बचाने के लिए पहुंची तब वो दृश्य किसी ज़ॉम्बी मूवी की तरह था, जहां एक युद्ध क्षेत्र है और हर तरफ शव ही शव बिखरे पड़े हैं और वो शव इतने जल चुके थे, इतने विभत्स हो चुके थे कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल था। इसके अलावा इजराइल की एक और महिला ने यह बताया कि कैसे उसकी आंखों के ठीक सामने उसके पिता और उसके पार्टनर की हत्या कर दी गई। इजराइल के विदेश मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने इस बात को लेकर लंबी बहस की कि इन घटनाओं के बारे में वो दुनिया को बताएं या ना बताएं, और फिर यह फैसला किया कि हमास की क्रूरता के बारे में दुनिया को पता चलना ही चाहिए कि वो आईएस जैसा उससे भी कहीं ज्यादा क्रूर आतंकवादी संगठन बन चुका है। और इजराइल का एक ट्विटर हैंडल है और इजराइल अपने इस ट्विटर हैंडल से, या आप कह लीजिए कि जो एक्स पर उनका जो हैंडल है, वहां से वो लगातार पोस्ट कर रहा है। इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री भी पोस्ट कर रही है और जितनी भी भयावह तस्वीरें हैं अब उन्होंने ये सोचा है कि वो इन तस्वीरों को दुनिया तक जरूर पहुंचाएंगे ताकि वो समझ सकें कि ये आतंकवाद किस हद तक पहुंच चुका है। और आपको हम ये भी बता दें कि इस युद्ध के बीच भारत सरकार ने इजराइल में रहने वाले अपने 18,000 नागरिकों को वहां से निकालने के लिए एक नया ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है अजय। और अब भारत सरकार एक एक करके इजराइल में फंसे हुए अपने तमाम नागरिकों को वहां से बाहर निकाल रही है। सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ गए, जहां उन्होंने हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आदि कैलाश के दर्शन किए और फिर पार्वती कुंड में उन्होंने पूजा अर्चना की।
1936 में निर्मित श्री नारायण आश्रम जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आदि कैलाश का दर्शन करने के लिए उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा पर गए हैं। प्लेटो ने एक बार कहा था, सिर्फ मृतकों ने ही युद्ध का अंत देखा है।